हेलो। हाँ जी, हमने जो इंडिया के बारे में स्टार्टिंग की थी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज कि उसके जो हम फिजिकल फीचर थे उनकी बात कर रहे थे। मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन शेयर किया मैंने आपसे, तो इस स्क्रीन शेयर से पहले तो जब हमने कल पढ़ा था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो पढ़ा उसके अंदर ये देखिए भारत का जो आप मैप देखेंगे जो मैंने डाला है, इसमें वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपको एक क्रम में याद होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद फिर लद्दाख श्रेणी है, फिर जासकर श्रेणी है, फिर पीर पंजाल श्रेणी, फिर धौलाधर और लास्ट में शिवालिक। ये इनका क्रम है। अब यहाँ पर जो हम लद्दाख और जासकर की बात करते हैं, इनके दोनों के बीच में यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी भी आती है, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो तिब्बत में आता है, इसलिए उसकी हम इतनी बात नहीं करते हैं। ये श्रेणी हमारे क्रम में थी जो हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में पढ़ा था कि भारत को 4 भागों में बांटा था। पहला भाग था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भाग हमने जो था जलोढ़ मैदानी प्रदेश था जो नदियों का, तीसरा था हमारा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा जो हमारी बात करते हैं हम, चौथा वाला है वो है द्वीप समूह या फिर तटीय मैदानों की बात करते हैं, जिसमें हम थोड़ा बहुत हमारा राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र भी आएगा। इन सबको एक साथ किया जाता है। कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि पहले जो है कि भारत के जो 5 भाग किए गए थे कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा आपका जो मध्यवर्ती मैदानी भाग प्रायद्वीपीय पठार, फिर तटीय मैदान द्वीप समूह और एक मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन आजकल क्या है कि इसको 4 ही भागों में बांटा गया है, जिसमें मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसको द्वीप समूह तटीय मैदान के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो ये तो हमने जो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बात की थी वो थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये चित्र, ये पीडीएफ में आपके ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, पूरा इसमें दिया हुआ है। ये तो हमारी पर्वत श्रेणियां हैं जो हमारे भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ कहाँ फैली हुई है, सारी दी हुई है। जैसे इसमें अरावली दे रखी है, विंध्याचल, सतपुड़ा, इधर से नीचे की आप देखोगे सह्याद्री पर्वतमाला है जो पश्चिमी घाट तट पर, वो सारी दी हुई है। फिर आप गारो खासी जयंतिया जो पूर्वी क्षेत्र में, वो भी दी हुई है, क्योंकि हिमालय का जो विस्तार है वो गारो खासी जयंतिया असम मेघालय वहां तक है। ठीक है। उसके बाद हम ये तो चित्र था आपके पहले जो आपको पढ़ाया गया था उसके पर्पज से, जो आपको उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ाया गया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आज हम जो पढ़ेंगे वो है, हमारा जो टॉपिक है वो है मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी प्रदेश, यानी कि नदियों का जो भाग है उसके बारे में। अब जलोढ़ मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे पास 3 ही ऐसे क्षेत्र है जहां पर ये मैदानी प्रदेश पाए जाएंगे, जिसमें सिंधु सतलज का मैदान, ठीक है, इसमें 5 जो 7 नदियां हैं इनकी बात करेंगे हम। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं फिर गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश आएगा जो उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, बिहार में फैला हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। 3 बड़े क्षेत्र हैं जिनको हम पंजाब हरियाणा से लेकर और नीचे हम पश्चिम बंगाल तक की जो बात करते हैं उसमें तीनों क्षेत्र आते हैं। अब बात यह है कि सिंधु सतलज का मैदान, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से लेकर सतलज नदी तक, ये जो थी पहले ये 7 नदियां थी जिसको सप्त सिंधु कहा जाता था। इसमें एक नदी जो सरस्वती नदी थी वो आजकल विलुप्त हो गई है, इसलिए अब ये केवल जो है 6 नदियां बची है। इनका क्रम ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में रहती है ये। सिंधु नदी सबसे ऊपर है, उसके बाद झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है, फिर चिनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर व्यास नदी और सतलज नदी। ये नदियां हैं, इनको हम एक एक को पढ़ते हैं कि कहाँ से निकलती है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद हम दूसरा जो आएगा इसमें वो गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे, और फिर तीसरा पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। अब इसके बाद एक चित्र और डाला है मैंने, ये आपके भारत की प्रमुख नदियों का डायग्राम है आपके पीडीएफ में, कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सी नदियां कहाँ है। सबसे ऊपर सिंधु नदी है, फिर झेलम है, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये नदियां आपको क्रम से दी हुई है। ठीक है। उसका जो गंगा यमुना की बात करते हैं हम, तो गंगा यमुना का जो मैदान है उसमें कौन कौन सी नदियां आके मिलती है, जैसे चंबल है, बेतवा है, केन, सोन, घाघरा, गोमती, गंडक, ये सारी नदियां इसमें आकर मिलती है। फिर इसी को आप थोड़ा सा और पूर्वी भाग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, जो तिब्बत से आ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से आने के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश से सुबनसिरी से वहां से निकलकर इसमें ये नदी मिलती है, मनास नदी और सुबनसिरी नदी, और दोनों मिलकर और ये बांग्लादेश से होकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये पूरा क्या है, मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र की बात करने के लिए हम केवल यहाँ चर्चा करते हैं नदियों की। तो नदियों के बारे में अगर आपको डिटेल पता है तो पूरा मैदानी क्षेत्र कवर होता है उसमें। तो अब साहब ये डायग्राम से, ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, आपके काम आएंगे। उसके बाद
ये था हमने जो भौतिक प्रदेश, भारत के भू आकृतिक प्रदेश जो समझे थे, उसमें सबसे ऊपर देखिए हिमालय प्रदेश लिखा हुआ है, पश्चिमी, फिर मध्य, फिर पूर्वी हिमालय प्रदेश। उसके बाद नीचे आते हैं तो विशाल मैदानी प्रदेश आया, जिसमें उत्तर वाला आया, मध्यवर्ती वाला है, पूर्वी मैदान आया, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये मैदानी क्षेत्र था। फिर उसके बाद ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र आ गया, जिसमें उच्च भूमि आ गई, पठार आ गए, ये पहाड़ियां आ गई, ये सारी आ गई। उसका जो चौथा जो क्षेत्र है वो आप इस चित्र में देखेंगे तो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है, साथ में ये द्वीप समूह है। तो ये 3-4 चित्र मैंने इसलिए डाले हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे, ठीक है। अब हमारे मुद्दे की बात करते हैं हम कि जो मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी प्रदेश है, बेटा मेरे बनाए हुए नोट्स है ये, इनको ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज बहुत अच्छे से और सोच समझ के लिखी गई है, अलग अलग जगह से इकट्ठी करके, ठीक है। तो मध्यवर्ती जलोढ़ मैदानी भाग में हम बात करते हैं पहले सिंधु सतलज के मैदान की। तो इसके अंदर जो लाइन लिखी हुई है ध्यान से देखिए इसमें कि वैदिक कालीन जो थी सभ्यता, उसमें सप्त सिंधु में से जो ऋग्वेद में एक नदी उल्लेखित थी, सरस्वती नदी, जो वर्तमान में विलुप्त हो गई है। तो अब कितनी नदियां बच गई हमारे पास? केवल 6 नदियां बच गई है। वैदिक काल में ये 7 नदियां थी, अभी वर्तमान समय में हमारे पास क्या है? 6 नदियां हैं, ठीक है। तो इन 6 नदियों की जो हम बात करते हैं, तो इन 6 नदियों के क्रम से हम एक एक का अवलोकन करते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है और क्या क्या इसका क्षेत्र, क्या क्या विशेषताएं इसकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले सिंधु नदी की। देखिए सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर लंबी है सिंधु नदी। और ये तिब्बत से जो है, तिब्बत में कैलाश पर्वत, यानी कि जो हम जिस कैलाश पर्वत की बात करते थे वहां से निकलती है। वहां पर बोखरचू नाम के ग्लेशियर से, ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर है उसका नाम है, और सिंगी खंबान जगह है, वो जगह से निकलती है के नाम से निकलकर तिब्बत में बहने के बाद कहाँ आती है? ये लद्दाख और जाखर पहाड़ियों के मध्य। ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि ये किन के बीच में बहती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा है कि लद्दाख और जाखर पहाड़ियों के मध्य से बहते हुए भारत के जो लेह लद्दाख में प्रवेश करती है। सिंगी खंबान के नाम से निकलती है कि इसका तिब्बत में नाम क्या है? सिंगी खंबान नाम है इसका सिंधु नदी का, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन से ग्लेशियर से? बोखरचू ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। किन 2 पहाड़ियों के बीच, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो लद्दाख और जाखर की घाटी में बहती है, ठीक है। अब ये लद्दाख जाखर की पहाड़ी से बहती है, तो इनके यहाँ पर जब भारत में जहाँ प्रवेश करती है, यहाँ पर भारत सरकार ने 2 जल विद्युत परियोजनाएं बनाई है। दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, एक का नाम चूटक है, एक का निम्बो बाजगो। ये 2 जो है जल परियोजनाएं भारत सरकार ने शुरू की है, दोनों जल परियोजनाएं। फिर लद्दाख में बहने के बाद में जो सिंधु नदी है, ये पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो क्षेत्र है उसमें बहती है, ठीक है। वहां बहने के बाद में फिर पाकिस्तान में बहने के बाद डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तिब्बत से निकलती है, दोबारा समझिए, तिब्बत से निकलती है नदी, तिब्बत से निकलने के बाद में लद्दाख में, लद्दाख क्षेत्र में बहती है, लद्दाख के बाद पीओके, पीओके से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बहते हुए फिर ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। जो पाकिस्तान की जो हम कहते हैं कि राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी, कॉमर्शियल राजधानी जिसकी बात करते हैं हम, कराची, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, अरब सागर के तट के सहारे, ठीक है। उसके बाद ये थी हम सिंधु नदी के बारे में जानकारी कि साहब ये कहाँ से निकलती है, क्या इसका नाम था, कितने किलोमीटर की है और कहाँ कहाँ बहती है, ये इसकी सामान्य जानकारी थी। उसके बाद हम बात करते हैं झेलम नदी। दूसरी नदी आती है झेलम। तो झेलम नदी की बात करते हैं कि झेलम नदी जो है, इसकी कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर, वो इस झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वो किसके? झेलम नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। और झेलम नदी की खास बात है कि ये भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्या बनाती है? ये भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमा बनाती है। और ये कहाँ पर? एक जगह है पाकिस्तान में झंग नाम से, वहां पर जाकर चिनाब नदी मिल जाती है। इसके नीचे से बहती है चिनाब नदी, तो उस चिनाब नदी में ये वहां झंग जगह पर जाकर मिल जाती है। अब झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी में डल और वुलर झील का, 2 जो बड़ी अच्छी झीलें हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर डल और वुलर झील, इन दोनों का निर्माण कौन करती है? वो झेलम नदी करती है कश्मीर की घाटी में, ठीक है। अब वुलर झील की खास बात है कि साहब वुलर झील जो है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है।
प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों में अंतर ये है कि प्राकृतिक अपनी आप बनती है, किसी खाली जगह पर पानी इकट्ठा होता है, वो कहलाती है प्राकृतिक। और जो कृत्रिम की बात करते हैं हम, तो मानव द्वारा निर्मित की जाती है, तो मानव द्वारा निर्मित को कृत्रिम कहेंगे, और प्राकृतिक जो है वो जो अपने आप बनती है। तो वुलर झील एक ऐसी झील है भारत की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी है और प्राकृतिक है। ठीक है। झेलम नदी का जो संबंध है, यहाँ पर एक जल परियोजनाएं है दो, उनसे भी इसका संबंध है, जो विवादास्पद स्थिति में है पाकिस्तान के साथ। जो दोनों परियोजनाएं हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, तुलबुल और दुलहस्ती जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो विवादास्पद है दोनों। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, चिनाब नदी। देखिए, खास बात इसकी जो सिंधु की जो है सहायक नदी है, ये जो जितनी भी सारी नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये क्या है, ये सब किसकी, सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु एक बड़ी नदी है जिसमें सारी नदियां जाकर मिलती है, इसलिए इनको सहायक नदियां कहा गया है। अब बात यह है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक दूरी तक चिनाब नदी ही बहती है। ठीक है। तो ये सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब। अब चिनाब नदी जो है कश्मीर में बहने के बाद पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी मिलती है, बहती कश्मीर में है, उसके बाद फिर ये कहाँ जाकर पाकिस्तान में मिल जाती है, ये पाकिस्तान में जाकर सतलज में मिल जाती है। चिनाब नदी पर जो है भारत का सबसे ऊंचा जो है रेलवे पुल बनाया गया है। ठीक है। चिनाब नदी पर भी दो परियोजनाएं हैं, जो दो परियोजनाएं का निर्माण किया गया है, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, जो दोनों वो भी विवादास्पद चिनाब नदी पर। एक तो है बगलिहार और दूसरी किशनगंगा। ठीक है। ये दोनों जो है परियोजनाएं भी विवादास्पद इस कारण से क्योंकि यहाँ ये भी पाकिस्तान के साथ में जल का विवाद है यहाँ पे भारत का। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि रावी नदी। ठीक है। चिनाब के बाद आती है रावी नदी। तो सिंधु की जो सहायक नदी रावी है, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, उस दर्रे से निकलकर कहाँ कहाँ बहती है, ये हिमाचल में बहती है, और पंजाब में बहने के बाद पाकिस्तान में बहते हुए जो पंजाब प्रांत है, जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब प्रांत है, उसके लाहौर शहर में बहते हुए सराय नामक स्थान पर चिनाब में मिल जाती है। रावी नदी खास बात कि कहाँ से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। उसके बाद ये हिमाचल में बहती है, पंजाब में बहती है, और पंजाब हिमाचल में बहने के बाद पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, उस पंजाब प्रांत में लाहौर शहर में बहते हुए ये जो है सराय नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है। ये थी रावी नदी आपके। उसके बाद हम चलते हैं आगे, व्यास नदी। ठीक है। व्यास नदी की बात करते हैं, तो व्यास नदी जो है सतलज की जो है सहायक नदी व्यास, ये भी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और ये कहाँ से निकलती है, व्यास कुंड से। व्यास कुंड एक जगह है, ग्लेशियर है, वहां से निकलती है ये। ठीक है। उस व्यास कुंड से निकलने के बाद में पंजाब जो प्रांत है उसके हरिकेन नामक स्थान पर आकर सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी किस मिलती है, सतलज नदी में आकर मिलती है, किस जगह पर, हरिके नामक स्थान पर, जहां से हमारी इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है, हरिके नामक जगह से, वहां पर व्यास नदी सतलज में मिलती है। और वहां से इसका जो कुछ पानी है वो भारत इस्तेमाल करता है, और उसका कुछ हिस्सा जो है राजस्थान को प्राप्त होता है इंदिरा गांधी नहर के रूप में, और बाकी का जो पानी है इसका वो पाकिस्तान से होते हुए फिर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने के बाद में ये अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सतलज नदी। जो सतलज नदी है, इस सतलज नदी का उत्पत्ति जो है तिब्बत के राकसताल से निकलकर, राकसताल जगह का नाम है या ग्लेशियर कह सकते हो, वहां से निकलती है तिब्बत में। वहां से निकलकर ये जो दर्रा है एक हिमाचल प्रदेश का शिपकिला दर्रा, वहां से शिपकिला दर्रे से होती हुई भारत में प्रवेश करती है, और पंजाब और इसमें हरियाणा वाले क्षेत्र में ये बहती है। पंजाब में इस नदी पर कौन सा एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम आपको ध्यान रखना है कि भाखड़ा बांध। भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध है ये। ठीक है। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तथा इसके जो पीछे जो बांध बनाया गया है, बांध के पीछे का जो जलाशय है उसे कहा गया है गोविंद सागर। ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा कि प्राकृतिक तौर से मीठे पानी की झील थी, वो थी साहब आपकी वुलर झील, जो कि कहाँ थी, आपके जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि साहब भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो वो ये है गोविंद सागर।
जो भाखड़ा नांगल बांध जो बना है, इस बांध के पीछे का जो हिस्सा है जहाँ पर ये पानी इकट्ठा होता है वो क्या है, कृत्रिम झील है, क्योंकि यहाँ पे हमने पानी को इसको रोका गया है। तो इस कृत्रिम झील को क्या कहा गया है, क्या नाम है इसका, गोविंद सागर। अब ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी जो है तिब्बत में सिंगी खम्बान के नाम से निकलती है, जबकि जो सतलज नदी है तिब्बत में सिंगी खम्बाब के नाम से। दोनों में सिर्फ ब और न का अंतर है, दो शब्द है सिंगी खम्बान और सिंगी खब्बाब। इन दोनों में इतना सा अंतर है कि सिंगी खम्बान सिंधु नदी को कहा जाता है और सिंगी खब्बाब जो है सतलज नदी को कहा जाता है। ठीक है, फिर बाद में ये आगे जाकर ये आपस में सारी नदियां मिलकर सतलज, व्यास, रावी, ये नदियां मिलकर किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी मिल जाती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये तो पढ़ा कि नदियां, ठीक है, कि कौन कौन सी नदियां कहाँ से होकर बहती है। सिंधु से लेकर हमने सतलज नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये जो 6 नदियां हैं इनके बारे में पढ़ा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। अब मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आता है दोआब क्षेत्र। देखिए, दोआब क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब क्षेत्र, क्योंकि वो नदियों की कांप मिट्टी से बना होता है। जब नदियां अपना मार्ग परिवर्तित करती है या उनमें जल की मात्रा कम हो जाती है तो अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाती है, उस मिट्टी के निर्माण से दोनों नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसको कहा जाता है दोआब क्षेत्र। अब ये दोआब क्षेत्र बहुत काम की चीज है आपकी परीक्षा के पर्पज से भी। तो सिंधु सतलज के मैदानी प्रदेश द्वारा बनाए गए दोआब क्षेत्र पर बिछाई गई उपजाऊ जलोढ़ मृदा का ही परिणाम है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से दोआब बनते हैं। ठीक है, ये 5 दोआब बनते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैंने नंबरिंग भी की है, नाम भी डाले हैं। ऊपर से देखिए, सिंधु नदी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब, रावी, उसका व्यास और सतलज। तो ध्यान से देखिए, मैंने ABCD नाम डाला है। ए का मतलब है विशिष्ट दोआब, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। ए का मतलब है विशिष्ट दोआब, यानी कि व्यास और सतलज के बीच का दोआब क्षेत्र वो क्या कहलाता है, विशिष्ट दोआब। ठीक है, उसका बी का मतलब है बारी दोआब, जो कि व्यास और रावी नदी के बीच का दोआब क्षेत्र है, उसे कहा जाता है बारी दोआब। ठीक है, उसका तीसरा आता है सी के नाम से, वो है रचना दोआब। ठीक है, उसे कहते हैं हम रावी और चिनाब नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे कहा जाता है रचना दोआब। फिर आता है डी, छाज या चाज दोआब क्षेत्र, दोनों नाम कह सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, छाज भी कह सकते हो, चाज भी कह सकते हो। तो ये जो दोआब क्षेत्र है चिनाब और झेलम के बीच, जहां पे डी लिखा हुआ है वो चिनाब और झेलम के बीच का दोआब क्षेत्र। फिर उसके बाद बात करते हैं हम सिंध सागर दोआब, जो कि झेलम, चिनाब एवं सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र ई। ध्यान से देखिए, जिसमें चिनाब, झेलम, सिंधु नदी तीनों के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे कहा जाता है सिंध सागर दोआब क्षेत्र। ये आपके 5 दोआब क्षेत्र थे, जो कि पंजाब से लेकर और उत्तर में आपके जम्मू कश्मीर तक फैले हुए हैं। तो 2 नदियों के बीच में फैले हुए हैं, जिनके अलग अलग नाम है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं दोआब क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होने के कारण अच्छी मात्रा में कृषि पैदावार होती है। ठीक है, यह आपके काम की चीज थी। फिर आगे चलते हैं हम, जिससे मैंने लाइन लिखी है कि किन्हीं 2 नदियों के मध्य के उपजाऊ प्रदेश को दोआबी प्रदेश कहा जाता है। कि 2 नदियों के मध्य का जो उपजाऊ प्रदेश है, जहां पे नदियां अपनी मिट्टी जमा करती है, उस प्रदेश को हम क्या कहते हैं, दोआब प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, ये हमने लिख ही दिया कि कौन कौन सी नदी के बीच में कौन कौन सा जो दोआब बनता है, ये नाम ऊपर लिखे हुए हैं ऐसे कैसे। उसके बाद ये तो हमने बात की थी सिंधु सतलज के मैदानी प्रदेश की। ठीक है, इसमें नदियों का विवरण आया कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, क्या नाम है उसका, और फिर उसके बाद हमने बात की उनके दोआब क्षेत्र की कि वो कौन कौन से दोआब बनाती है। अब हम बात करते हैं गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। ये तो हमने बात करी उत्तर पश्चिम वाले भाग की, जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्र फैला हुआ उसकी। अब बात करते हैं गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश। तो इस गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश में आएगा हमारे, जो हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, जो पंजाब और हरियाणा का दक्षिणी भाग है, राजस्थान का जो है वो पूर्वी भाग भी इसी में शामिल होगा, और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश का जो कुछ भाग है वो भी इसमें शामिल होगा। उसके बाद आगे चले तो वो बिहार और झारखंड,
वो क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है। यानी कि झारखंड तक का क्षेत्र जो है इस मैदानी क्षेत्र में शामिल होता है। इसको 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी, मध्य और पूर्वी। ठीक है, उत्तरी में तो हमारे पंजाब और हरियाणा का निचला प्रदेश आता है, मध्य में हम यूपी, उत्तराखंड की और एमपी वाले क्षेत्र की बात करते हैं, और पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें हमारे पश्चिम बंगाल, जो बिहार और झारखंड, ये वाला क्षेत्र आता है। तो अब हम इसकी देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी कि गंगा और यमुना नदियां का उद्गम कहाँ से है, इनके क्या क्या नाम हैं। ध्यान से देखिएगा कि गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद इसका नाम है भागीरथी। नाम ध्यान से देखिएगा, वहां इसका नाम क्या है? भागीरथी। और सतपथ जगह है, वहां से अलकापुरी के नाम से एक दूसरी नदी निकलती है, जिसका आगे नाम पड़ता है अलकनंदा। तो जब भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां जब देवप्रयाग में मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? गंगा। पहले गंगोत्री से निकलती है, उसका नाम भागीरथी होता है। उधर से अलकापुरी से जो निकलती है उसका नाम अलकनंदा होता है। ठीक है, दोनों जब आके देवप्रयाग में आकर मिलती है दोनों नदियां, तो वहां से इसका नाम क्या होता है? गंगा। ठीक है, फिर देवप्रयाग से आगे चलते हैं, फिर आता है हरिद्वार, फिर हरिद्वार के बाद में फिर यूपी आता है, बिहार आता है। देखिए मैंने इसमें पूरा डायग्राम बना रखा है। वेस्ट बंगाल आता है। फिर ये दो भागों में बढ़ जाती है, हुगली और पद्मा। जो हुगली है वो इसका नाम पश्चिमी बंगाल में है, और पद्मा जो इसका नाम है वो है इसका बांग्लादेश में इसका नाम। ये यहाँ से दो भागों में विभाजित होके चली जाती है। तो ये था, हम गंगा की बात कर रहे थे। अब गंगा की जब हमने बात की है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, आपके जीके के हिसाब से क्वेश्चन है कि इस नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो सन 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नदी गंगा को 2009 में घोषित किया गया। इसके साथ ही इसके अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है, गंगेज डॉल्फिन जिसको कहते हैं, उसको राष्ट्रीय जलचर प्राणी 2009 में ही घोषित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी और गंगेज डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर प्राणी घोषित किया गया। फिर हम आगे चलते हैं, देखिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकल रही है, वो आप थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको आसानी रहेगी कि गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड राज्य के जो हिमाद्री पर्वत है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य के हिमाद्री पर्वत में गंगोत्री ग्लेशियर से, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है, और उत्तराखंड की देवप्रयाग में सतपथ ग्लेशियर से निकलकर आने वाली अलकनंदा नदी से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। जैसा हमने डायग्राम में देखा कि गंगोत्री से भागीरथी, सतपथ से अलकापुरी या अलकनंदा, ठीक है, वहां से निकल के फिर देवप्रयाग के बाद में ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। ठीक है, यह गंगा नदी हरिद्वार यानी कि ऋषिकेश से मैदानी भाग में प्रवेश करती है साहब। हरिद्वार के बाद मैदानी क्षेत्र चालू होता है, उससे ऊपर जो है पहाड़ी क्षेत्र, जो बद्रीनाथ केदारनाथ का नाम आपने सुना है, वो हरिद्वार से ऊपर वाला क्षेत्र है जहां पर ये नदियां बहती है। ठीक है, उसके बाद हरिद्वार के बाद में मैदानी क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है, यानी कि वहां से तराई, भाबर, बांगर क्षेत्र की हम जो बात करते हैं ना, वो क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो वो उसके बाद में ये फिर यूपी में बहती हुई, बिहार में बहती हुई, और फिर पश्चिम बंगाल में बहती है। ये इसका क्रम है। उत्तराखंड हरिद्वार तक आती है, फिर उसके बाद यूपी में बहती है, फिर बिहार में, और फिर सीधे पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल में जो है फरक्का जगह का नाम है, आपने काफी बार सुना होगा, फरक्का एक जगह नाम है। उस फरक्का से ये वापस पुनः दो धाराओं में बढ़ जाती है। कौन सी? गंगा नदी। एक धारा इसकी जो है वो बांग्लादेश में चली जाती है, जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, तथा दूसरी धारा जो है हुगली के नाम से जानी जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपने हुगली का नाम सुना होगा, हुगली बंदरगाह भी सुना होगा, जो कि पश्चिमी बंगाल में है। जबकि जो पद्मा नदी है वो इसी गंगा का ही नाम है, लेकिन किसमें है? बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है। ठीक है, फिर ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं कि गंगा नदी का जो है बहाव क्षेत्र, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 2525, यानी कि 25-25 किलोमीटर। ठीक है, और इसका अपवाह क्षेत्र जो कहते हैं, अपवाह क्षेत्र का मतलब है कि कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई होती है, या गंगा नदी कितना क्षेत्र कवर करती है। ऑल ओवर जो इसका विस्तार की बात करते हैं, हम केवल गंगा नदी जहां से बह रही उसकी बात नहीं करते, ऑल ओवर हम उस क्षेत्र की बात करते हैं कि कितना क्षेत्र कवर करती है।
उसे कहा जाता है अपवाह क्षेत्र। तो ये अपवाह क्षेत्र इसका 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भारत का जो है जो हम बात करते हैं जो क्षेत्रफल है 32 लाख, उसमें से 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है गंगा के, ठीक है। तो ये इस हिसाब से देखते हैं तो सबसे बड़ी नदी है भारत की। फिर आ जाओ इसकी जो है जो क्या कहते हैं सहायक नदियां जो पहाड़ों में इसके साथ मिलती है, उनके देखिए क्या क्या नाम है। जो अलकनंदा है, मंदाकिनी है, वो कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। फिर अलकनंदा पिंडार कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा धौली गंगा जो है वो विष्णुप्रयाग में। और फिर अलकनंदा भागीरथी वो देवप्रयाग में। देखिए ये नदियों के नाम है, ये कहाँ कहाँ मिलती है ये दे रखा है। उसके बाद भागीरथी और तेलंगाना जो नदियां मिलती है वो कहाँ मिलती है? टिहरी में। दोबारा देखिए, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, फिर अलकनंदा पिंडार कर्णप्रयाग में, अलकनंदा धौली गंगा विष्णुप्रयाग में, अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में, और भागीरथी तेलंगाना टिहरी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं कि टिहरी टिहरी बांध एक विवाद वाली स्थिति वाली जगह रही है। टिहरी बांध पर जब बांध बनाया जा रहा था तब इस पर विवाद हुआ कि यहाँ पर बांध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर ये भूकंपीय क्षेत्र वाला जोन है। कहने का मतलब यहाँ पर एक दरार है और वो दरार कभी भी भूकंप के रूप में सक्रिय हो सकती है, जिससे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए बांध बनाया जाता है और भविष्य में कभी भूकंप आता है तो बांध के टूटने से आसपास के आबादी वाले क्षेत्र डूब सकते हैं। इसकी वजह से इस टिहरी बांध परियोजना का विरोध हुआ। लेकिन फिर भी जब इसके टेस्टिंग हुई भूकंप की साहब यहाँ पर भूकंप इतने तीव्रता से नहीं आते हैं कि बांध को नुकसान पहुंचा सके, उसके बाद पूरा टेस्टिंग होने के बाद में वो टिहरी बांध का निर्माण शुरू हुआ और वो बना, ठीक है। तो टिहरी बांध जो परियोजना है वो वो है भागीरथी और तेलंगाना नदियों के संगम पर उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। टिहरी बांध जो परियोजना है भागीरथी और तेलंगाना नदियों के संगम पर कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। जिसके पीछे जो जलाशय है उसका नाम ध्यान रखिएगा, स्वामी राम तीर्थ सागर, ठीक है। इसके जो पीछे का जलाशय है स्वामी राम तीर्थ सागर। ऐसे हमारा भाखड़ा नांगल में जो पीछे का जलाशय आया था, इसी प्रकार ये जो है इस टिहरी बांध परियोजना के पीछे वाला जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर। इस बांध परियोजना का विशेष विख्यात पर्यावरणविद पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इस आधार पर किया गया था कि ये बांध भूकंप वाले क्षेत्र में आता है। देखिए यहाँ पर जब ये बांध बन रहा था तो सुंदरलाल जो बहुगुणा थे उन्होंने विरोध किया था कि साहब ये क्षेत्र क्या है? भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। तो भूकंप संभावित क्षेत्र में आने की वजह से यहाँ पर बांध बनाना उचित नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जब इस ओर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया सरकार का, तो सरकार ने इस ओर ध्यान देकर इस जो जगह को भूकंप रोधी बनाकर इस परियोजना को पूर्ण किया। अब देखिए गंगा के साथ कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ मिलती है, जरा वो देख लीजिए। गंगा के साथ रामगंगा नदी मिलती है, वो कन्नौज में, जो कि ये यूपी में, वहां मिलती है। फिर उसके बाद आते हैं गंगा के साथ जो यमुना नदी मिलती है वो इलाहाबाद, वो भी यूपी में मिलती है साहब। फिर गंगा के साथ गोमती नदी जो है मिलती है वो गाजीपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। गंगा के साथ घाघरा नदी मिलती है, ये भी है छपरा, बिहार के अंदर मिलती है साहब। फिर गंगा के साथ कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये एक्चुअल में नेपाल से आती है। नेपाल से आने के बाद में वहां के ग्लेशियरों से इसके अंदर पानी की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण पानी की मात्रा अधिक होने के कारण बिहार में हर साल बाढ़ आती है। तो बाढ़ इस कोसी नदी के पानी की वजह से आती है, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियरों का पानी अधिक मात्रा में आता है, जिस वजह से हर साल बिहार में बाढ़ आती है। इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो गंगा और कोसी कहाँ मिलती है? पटना में, बिहार की राजधानी है पटना, वहां पर मिलती है दोनों। उसके बाद जो है गंगा में सोन नदी मिलती है, जो कि एमपी से निकलती है, आपको ध्यान हो तो सोन नदी, तो वो आरा बिहार में आकर ही मिलती है, ठीक है। और गंगा यानी कि जिसको पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर जो है दामोदर जो नदी है जो छोटा नागपुर से निकलती है वो आकर मिलती है। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो गंगा यानी कि हुगली के अंदर दामोदर आकर कहाँ मिलती है? डायमंड हार्बर, वेस्ट जगह का नाम है डायमंड हार्बर, जो कि पश्चिम बंगाल है, वहां पर आकर मिलती है।
फिर उसके बाद में गंगा के अंदर आकर महानदी आकर मिलती है फरक्का वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, ये वहां पर आकर मिलती है। तो ये तो साहब हमने बात करी थी कि कौन कौन सी नदियां इसमें आकर कहाँ कहाँ मिलती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो प्रदेश है या जिले हैं या जगह है वो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। जैसे हम बात करते हैं कि राम गंगा की सहायक जो सरयू नदी है इसके किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है। अयोध्या नगर कहाँ है, जो है सरयू नदी के किनारे। उसके बाद जो गंगा की जो सहायक गोमती नदी है उस गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है उत्तर प्रदेश का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यमुना नदी के किनारे, देखिए दिल्ली बसा हुआ है, आगरा, मथुरा, तीनों जो है क्षेत्र या कह सकते हैं जिले डिस्ट्रिक्ट जगह वो यमुना के किनारे हैं। दिल्ली के बीचों बीच से निकलती है यमुना नदी, आगरा और मथुरा के साइड से बगल से निकलती है। तो ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर उसके बाद जो बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है, कोसी नदी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए नेपाल के हनुमान नगर में कोषाण बांध बनाया गया है। नेपाल के हनुमान नगर में कोषाण बांध बनाया गया है। जब भारत और नेपाल के बीच में जब तनाव की स्थिति होती है तो नेपाल इसी कोषाण बांध की धमकी देता है कि साहब हम इस कोषाण बांध का जो है जल छोड़ देंगे ताकि आपके यहाँ तबाही हो। तो ये कोसी नदी पर बनाया गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो गंगा की सहायक जो सोन नदी है छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से जो निकल कर जो है अमरकंटक पहाड़ी वहां से निकलती है, बिहार के आरा में आकर गंगा में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का जल लाने वाली इस नदी की सहायक रिहंद नदी है, ठीक है। ये तो आपकी जीके के पर्पज से थी। उसके बाद आपके आता है गंगा की सहायक दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पठार से, और दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शौक भी कहा जाता है, ठीक है। बहते हुए दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग जो है हजारीबाग का पठार, ये जो नदी है दो भागों में डिवाइड कर देती है वहां के भू क्षेत्र को। तो उत्तरी भाग कहलाता है हजारीबाग का पठार तथा दक्षिणी भाग कहलाता है रांची का पठार कहलाता है, ठीक है। दामोदर नदी अंत में पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर नामक स्थान पर आकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। बंगाल का शोक कहलाती है। बंगाल का शोक कहलाने दामोदर नदी को नियंत्रित करने के लिए देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना, देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। देखिए ये जीके का प्रश्न है कि देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना है और देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, जो किसके मेलजोल से बनी है, झारखंड व पश्चिम बंगाल के मेलजोल से बनाई गई है, ठीक है। अब इसके बाद की जो आगे की बात करेंगे हम वो बेटा कल दो एक लाइन और पढ़ लेते हैं, फिर कल करेंगे इसके बाद। ये साहब दामोदर नदी घाटी परियोजना आ गई, ठीक है। उसके बाद गंगा की हिमालय से जल लाने वाली अंतिम नदी जो महानंदा है, या महानदी नहीं कहेंगे, महानंदा है, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलकर फरक्का में आकर गंगा में मिल जाती है। महानदी तो छोटा नागपुर के वहां से निकलती है, जबकि महानंदा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलकर फरक्का में आकर गंगा में मिल जाती है साहब। अब हम जो आगे की कल बात करेंगे वो करेंगे भाबर तराई क्षेत्र, ये सारे जो क्षेत्र इसमें कैसे कैसे बनते हैं उसकी बात हम कल करेंगे। अभी आप जाना नहीं है, आपको मैं